अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का जनाब आगाज़ कर रहे हैं और लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है मेरे पास। कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ गुड न्यूज़ हैं जो यूजुअली हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कि आज कुछ भी आपके साथ ऐसा शेयर करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि क्या अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें जब अच्छा कुछ होना ही नहीं है। तो डायरेक्टली हम अपने फर्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करेंगे, टॉपिक पे जाएंगे, गेस्ट पे जाएंगे और एनालिसिस करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से। जनाब, आवाम की आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, ना तो 1 करोड़ नौकरियां दी गई, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली गई। इसके साथ साथ हमें क्या आवाज़ सुनने को मिलती है कि भाई पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के लोगों, आवाम, आपने क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। महंगाई का तूफान है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 15-20 हज़ार मजदूरी लेने वाले शख्स की हम क्या ही बात करें, जबकि 50-60 हज़ार कमाने वाला शख्स रो रहा है, उसके घर का गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बात सोचने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये महंगाई का सुनामी है, क्या ये वो तब्दीली है जो पाकिस्तान में आई है। इसी के ऊपर बात करेंगे। गेस्ट हमारे जो हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूं। और मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने 43 ममालिक की महंगाई के आदादो शुमार जारी किए हैं। ये फहरिस्त सामने आई है और इस फहरिस्त में महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर मौजूद है, विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। बात करेंगे बहरहाल इसी सिचुएशन के ऊपर। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी पावर, इस मुल्क की मईशत का ये हाल है, सोच कर भी खौफ आ रहा है कि हम आखिर किस जानिब बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो माशी पॉलिसियाँ अपनाई हैं, स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है, वो ऐसा लगता है कि मुल्की अशराफिया और ताकतवर तबके और माफिया और बैरूनी अशराफिया को खुश करने के लिए है। और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि अगर उसके लिए कानून को तोड़ना पड़े, उसके लिए कानून को तोड़ना पड़े, तो भी कोई शर्म महसूस नहीं की जाती। आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है, आवाम के ऊपर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, बिजली, गैस और पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाए जाते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती की जाती है ताकि शरह-ए-नमो सुस्त हो, और बेतहाशा मुल्की और बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत और स्टेट बैंक को अगर कभी कटहरे में खड़ा किया जाए तो या प्राइम मिनिस्टर साहब आके खुद कौम से को एतमाद में लें कि जो ये तबाही बर्बादी आई है उसमें उन नाकिस पॉलिसियों का दखल है जो हुकूमत के और स्टेट बैंक के इख्तियारी में नहीं था, और उन्होंने आवाम को जो है महंगाई के सुनामी में झोंक दिया। अब आपने अभी महंगाई में दिया, दूसरी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है और हमारी शरह नमू ग्रोथ रेट जो है वो खित्ते के बेशतर मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा सुस्त है। तो पहले अगर मैं आपको यह अर्ज़ करूं कि महंगाई जो होती है ना, असल में वो आवाम की बढ़ती हुई महंगाई, आवाम पर एक जालिमाना टैक्स होता है। ये जालिमाना टैक्स है जो हुकूमत आवाम पर लगा रही है, लेकिन ये जालिमाना टैक्स इसलिए तकलीफ दे है कि हमारी जो टैक्सों की पॉलिसी है वो पहले ही गैर मुनसिफाना है। वो ताकतवर तबकों को मराद देती है और आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालती है। तो दो धारी तलवार हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने इस्तेमाल की है। पहले ये कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद गिराई, कानून तोड़कर गिराई क़ुव्वत ख़रीद, और दूसरी तरफ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए और बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दो धारी तलवार है कि देखिए, सबसे बड़ा जो गुनाह हुआ है नाकाबिल माफ़ी वो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मार्च से जून 2020 तक जो हमारी डिस्काउंट रेट था वो 13.25 से कम करके 7% कर दिया। और फ़ख्रिया कहा, फ़ख्रिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी डिस्काउंट रेट में हमने की है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या खुदा न खास्ता पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ था? आज जो तबाही बर्बादी आई वो उसका बेसिस यही है कि आपने शरह सूद को इतना गिराया और उसके फौरन बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को खत लिख दिए
कि जो आपने खातेदारों को 2 करोड़ लोग हैं या 3 करोड़ लोग हैं, उनको जो मुनाफा दे रहे हैं, उनकी शरह नमू गिरा दें, शरह मुनाफा। और ये जो शरह मुनाफा गिराई है, वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A की खिलाफ वर्जी है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A की खिलाफ वर्जी है, आईन पाकिस्तान की 3 की खिलाफ वर्जी है। यानी 600 अरब रुपया करोड़ों लोगों से आपने नाजायज तरीके से खींच लिया। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों में शरह मुनाफा गिरा दी और दूसरी तरफ जो है डिस्काउंट रेट गिराकर सस्ते कर्जे दिए। तो एक जुमला पूरा कर लूं, ये जो सस्ते कर्जे दिए तो लोगों ने बेतहाशा गाड़ियां जो इम्पोर्टेड थी खरीदी, गैर जरूरी इम्पोर्ट्स किया। जब आपने गैर जरूरी इम्पोर्ट किया तो आपका जो है वो तिजारती खसारा बढ़ा, उससे रुपए की कदर पर दबाव बढ़ा और उसकी उससे सारी तकलीफें आई, जिसकी वजह से आप पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो फिर कहा जाए कि खान साहब ने जो भी वादे किए थे पाकिस्तान की आवाम के साथ, इस मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है उन वादों के बरअक्स हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में जो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री तारीख में इतना इजाफा नहीं मिलता। हर शख्स की चीखें निकल चुकी हैं इस महंगाई पर। 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 22 से 24 रुपए का टैक्स वसूल किया जा रहा है। क्या यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? क्या बिल्कुल मार्जिन ही नहीं था? नहीं, देखिए मैं बता दूं मसला क्या है। ये जो इन्होंने बुनियादी खराबी ये नहीं है, बुनियादी खराबी ये है कि आपने रुपए की कदर मई से अब तक कोई 20 रुपए डॉलर गिरा दी, मई से अब तक। यानी आपका 55 अरब डॉलर का इंपोर्ट है। जरा हिसाब तो लगाएं कि अगर $1 पर 50 लाख का फर्क पड़ गया, तो पाकिस्तानी रुपीस में बढ़ गए, तो जो 55 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं फिर उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। तो बुनियादी जो तबाही आई है वो रुपए की कदर में कमी से आई है, जो दानिस्ता गिराई गई है और स्टेट बैंक और हुकूमत इसका दिफा नहीं कर सकेंगे। तो जब आपने ये गिरा दी तो फिर ये हुआ कि जो आपने इंपोर्ट किया वो सारा का सारा महंगा हो गया, उसकी वजह से फिर आपने कस्टम ड्यूटी भी ज़्यादा ले ली। तो हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाए हैं वो अभी मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे और बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर ये इस्लाहात नहीं करते, उसकी वजह यह है कि आपने 610 अरब रुपया बजट में रखा है कि हम पेट्रोलियम लेवी लेंगे। अब रुपए की कदर में गिराने से इतने ज़्यादा तबाही बर्बादी आ गई कि हुकूमत ने वो जो है 50 अरब रुपए लेवी लेने के बजाय 13 अरब रुपए लिए। तो आपका बजट खसारा आसमान पर जा रहा है। असल में आपको बुनियादी बात बता दूं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब कौम को एड्रेस करें तो मुझे वो 3-4 सवालों के जवाब दे दें जिसकी वजह से सारे मसले पैदा हुए। नंबर 1, उन्होंने ये फरमाया था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। अब वो 4 साल पूरे हो गए, 5 साल भी हो जाएंगे, वो नाफिज नहीं की और उसके बाद उल्टा टैक्सों का जालमाना निज़ाम अपना लिया। तो वो जो 100 दिन का वायदा था वो उससे जो उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उसको कौम को एतमाद में ले कि उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया, ये तो बताना पड़ेगा ना। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया था हम हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर जो है वो उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट पैदा होता है। बड़ा अहम बात कही थी। और तवानाई के शोबे में इसलाह करेंगे। तो कैसे कमी की कि पिछले 5 साल जो इस हुकूमत के आने से पहले थे, सर्कुलर डेट हुआ था 1123 अरब रुपया 5 साल में। इनके 3 साल में 1173 अरब रुपया हो गया। यानी जो 5 साल में बढ़ा था उससे ज्यादा 3 साल में बढ़ गया। जब सर्कुलर डेट बढ़ गया, बिजली की चोरी होती रही, तो फिर जब IMF तो कुछ भी नहीं कह रहा, वो तो ये कह रहा है कि आप बजट खसारे को कंट्रोल करें, तो टैक्सों की पॉलिसी ठीक करें, तो ये कहते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, सियासी मजबूरी है। ये जो आप सर्कुलर डेट आप खत्म करें, ये तो मजबूरी है सियासी, हम नहीं कर सकते, वायदा अपनी जगह। तो वो उन्होंने फिर अपने वायदे चूंकि पूरे नहीं किए तो उन्होंने आवाम पर टैक्स लगाए और उसको IMF के खाते में डाले। IMF के खाते में मत डालिए। IMF ने मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ सब्सिडी देने का जो प्रोग्राम बताया जा रहा है और वजीर आजम ने रियायती जो पेट्रोल प्लान बनाने का ऐलान किया है, ये सब कुछ मुमकिन भी है या सिर्फ लोगों को, आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? सर देखिए, बिल्कुल ये लीपा पोती की मईशत है। मेरे कहना यह है कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास पैसे है कहाँ। जब आवाम पे टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं, ताकतवर तक उससे टैक्स ले ही नहीं रहे, तो मैं आपको सबूत दे दूं, हमारा हदफ है 5,829 अरब रुपये FBR का, उसमें सूबों को NFC अवार्ड के तहत चला गया। अब जो पैसा बचता है उससे तो कर्जे पर सूद ही अदा नहीं होता, दिफाई नहीं होता, तो पूरा मुल्क तो आप कर्जे ले के चला रहे हैं। तो आप अगर कोई सब्सिडी देते हैं कर्जे लेकर या बजट खसारा बढ़ाकर,
लेकिन दूसरे हाथ से उनकी दूसरी जेब से उससे दुगना निकाल देते हैं। देखिए, सब्सिडी जो होती है ये सप्लीमेंट करती है। आपकी जो बुनियादी पॉलिसियां हैं वो तो महंगाई बढ़ाने की हैं, आवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ाने से हैं, आवाम की तकालीफ बढ़ाने से हैं, और वो आप दूर करने के बजाय सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे एहसास प्रोग्राम है, उससे कभी रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि आपकी दूसरी पॉलिसियों में आप उससे दुगना तिगना ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर माशी पॉलिसी, जो बुनियादी पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहां पर तब्दीली लाने की जरूरत है? ये तो खान साहब को चाहिए ना कि वो अपनी टीम को इंडिकेट करे जहां पर गलती हो रही है, जहां पर काम करने की जरूरत है, वहां पर तब्दीली लाई जाए ताकि कुछ तो रिलीफ मिले आवाम को। देखिए, तब्दीली की बात यह है कि जो कुछ उन्होंने वायदे चंद हफ्ते पहले कौम से किए थे, उसके लिए वो अब न खुद वो तैयार हैं, खुद भी तैयार नहीं है। उनकी काबीना जिनको उन्होंने खुद मुंतखब किया है वो भी तैयार नहीं है। इन्होंने जो मुशीर खजाना लगाया है वो तो उनकी पार्टी का है ही नहीं, उनको तो उसको तो उनके मंशूर का ही नहीं पता। लेकिन इनकी अपने पार्टी के जो वज़रा हैं वो भी उसके लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने कौम से वायदे किए थे वो यही कहते हैं कि नहीं जी, अगर आप ये करेंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी तैयार नहीं है उसमें। मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तो जब आप आवाम पर टैक्सों का बोझ डालेंगे और ताकतवर तबकों को टैक्सों पर छूट देंगे, अब मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में, एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैक्स एमनेस्टी पे कम शरह सूद जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया है। इतना कम शरह पे चोरी के पैसों को माफ नहीं किया गया न दुनिया में कभी और न पाकिस्तान में कभी। तो जब आप ये इतनी एमनेस्टी देंगे, फिर कानून बनाया था कि जो उससे फायदा नहीं उठाएंगे, जो मुल्क के अंदर असासे हैं, हम उनको जब्त करके उस पर टैक्स वसूल करेंगे। वो बनता है 900 अरब रुपया। ताकतवर तबकों ने कहा जी हम आपको नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR को कहा, उस खबरदार जो उस पर हाथ डाला। तो जब आपकी आमदनी नहीं है और आप बढ़ाना भी नहीं चाहते, सिर्फ आवाम पे बोझ डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं अब भी कह रहा हूँ, स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों का दिफा अगर खटारे में खड़ा किया जाए, आपके पास जो पॉलिटिशियंस आते हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे जरा सवाल तो कर लें कि 100 दिन की उसका क्या हुआ जो आपने टैक्स की पॉलिसी लाने दी। आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम जब खान साहब को और उनकी टीम को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अवाम को अब रिलीफ देने की जरूरत का वक्त आ चुका है, और इसके लिए क्या तब्दीली लाने की जरूरत है, जिस तब्दीली की खान साहब बात करते रहे हैं और जो उनका स्लोगन है। मेरे ख्याल से अब उनको इस पर सोचने की, गौर फिक्र करने की जरूरत है। वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और एक के बाद एक ऐसा सेगमेंट आज डिज़ाइन किया गया है और ऐसी खबरें आपके साथ शेयर करें कि यकीन जानिए कि दिल भी बड़ा अफसरदा है और मायूसी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में जनाब इंसाफ ना हो, वो ना तो समाजी तौर पर तरक्की कर सकता है, ना ही वो फलाही रियासत बन सकता है, और ना ही रियासत मदीना बनने की सलाहियत रखता है। ऐसे माशरे को सिर्फ जालिम माशरा कहा जा सकता है जहां पर इंसाफ नहीं होता, आम इंसान को, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। अब जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करी नाज़रीन, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ने अपनी 2021 की रिपोर्ट सामने रखी है, और कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान को बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की रिपोर्ट में कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक पाकिस्तान 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रहा। बात करेंगे इस पर बैरिस्टर फातिमा शाहीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फातिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि 139 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 130वां नंबर आया है? क्यों हुआ ऐसा? जी, थैंक यू सबसे पहले तो नबीहा फॉर हैविंग मी ऑन एयर एंड इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए जो कि आम आवाम को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हम अभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते इश्यूज पे जिन पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अप। दूसरी चीज़ ये कि मैं, आपने जो इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट पढ़ी और आपने जो स्टेटिस्टिक्स बयान करे, उसमें मैं एक बात एडिशनली ऐड करते हुए आपको अपना एनालिसिस देना चाहूँगी। वो ये कि जहाँ पे
ये इस बात से इनकार नहीं है कि हाँ पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट के सीरियस मसाइल हैं, ठीक है। वहां पे मैं एज अ लॉयर समझती हूँ प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीजों को देखते हुए कि बेहतरी की तरफ भी चीजें जा रही हैं। Having said that, I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो मैं समझती हूँ पीपल लाइक योरसेल्फ, ठीक है, उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ पे इस तरह की बहुत सारी और रिपोर्ट्स भी होंगी, कुछ इससे अग्री करती होंगी, कुछ इससे डिसएग्री करती होंगी। वहाँ पे मीडिया का ये एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट में पुलिसिंग के साथ इश्यूज हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जुडिशरी में ये मसाइल आ रहे हैं, यहाँ पे काम करने की जरूरत है, वहाँ पे उनको पॉजिटिव चीजें भी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दिखानी चाहिए कि अदालतों को जैसा कि आपने बोला कि बेहतरी की तरफ भी चीजें जा रही हैं, तो फॉर एग्जांपल क्या मैं चाहूंगी कि कोई अच्छी खबर या कोई अच्छी बात सिस्टम में कोई अगर तब्दीली हो रही है तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल 184.3 को अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सुओ मोटो नोटिस जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी ने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। हाँ, डिबेट रही है कि कुछ चीजें जो हैं वो आउट ऑफ द कॉन्टोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखें नबिया साहिबा, ठीक है, बहुत सारी ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि पहले कानून के पकड़ में नहीं थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज, खवातीन की फ्लॉगिंग हो गई, खतीजा सिद्दीकी का केस हो गया, अभी आप देखें ऑनगोइंग एक ट्रायल हो रहा है कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली के एक वो साहबजादे हैं उनका, ठीक है। सो आई थिंक ऐसे भी केसेस आए और बहुत सारी न्यूमरस और चीजें, ठीक है, जहां पे आपको लगता था पहले लोग कानून की पकड़ में नहीं आ रहे। ये तो एक बात हुई ना, लेकिन ये जो रिपोर्ट फातिमा जी जो मंजर-ए-आम पर आई है, ये भी तो फैक्ट्स पर है। बिल्कुल बेबी फैक्ट्स पर है, एग्जैक्टली। बट आई थिंक ये हाफ द चीज को नरेट करी, हाफ को इसको इग्नोर करी। कमिंग बैक टू इट, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करी कि लॉ एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट के इश्यूज जो है वो ऐसे इश्यूज नहीं कि आप कहें कि वो बाकी ममालिक में नहीं है। हाँ, हमारे ममालिक में है ज्यादा, एज ए डेवलपिंग कंट्री सीरियसली काम करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आप पुलिसिंग के इश्यूज देखें, ठीक है, लोअर लेवल से लेकर इस चीज को अपर लेवल तक ले जाएं आप, ठीक है। अगर खवातीन जा रही हैं FIRs दर्ज करने के लिए, अगर खवातीन जा रही हैं पुलिस वालों के पास, बहुत ज्यादा एक आम कंप्लेन आती है मेरी प्रैक्टिस में, बहुत ज्यादा खवातीन कहती है कि FIR टाइमली दर्ज नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आगे ट्रायल में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। देन हैविंग सेड दैट, अगर आप एक जज के पास जा रहे हैं, फातिमा जी आप ये समझती हैं कि जो पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो सुस्त रवि का शिकार है या फिर नहीं है? डू यू एग्री विद दैट? नहीं, I agree with it, not completely. सुस्त रवि would be a very harsh word to say. Issues हैं, मैं उसको reframe करूंगी because मेरा एक different perspective है, because I am in the system seeing all the things नबिया, ठीक है। आप ये भी समझती हैं कि यहाँ पर इंसाफ भी मिलता है, वक्त पर इंसाफ मिलता है, क्योंकि अगर बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो भी इंसाफ ना मिलने के मुतरादिफ हुआ मैम। नहीं, सबको नहीं, मैं वही बात कह रही हूँ आपको। टू दी एक्सटेंट ऐसे भी लोग हैं, हमारी जजमेंट्स ऐसी आई हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसे हमारे कोर्ट से दी हैं जो कि आप अगर दूसरे कंट्री से कंपेयर करें उनसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हाँ, लेकिन कई इश्यूज हैं जहाँ पे लोगों को नहीं भी मिलता, जो कि मेजॉरिटी है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आई वुड वांट टू गिव अ मोर पॉजिटिव इंप्रेशन एज वेल, इन द सेंस कि हम बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, नाउ लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम्स, फिर हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, जो इनका इशारा है, इन्होंने एक जनरल एक बात की है, लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, जिसमें सबसे पहले पुलिसिंग के इश्यूज आ गए, कैपेसिटी के पावर इश्यूज आ गए, करप्शन के इश्यूज आ गए, मैन पावर जो है वो नहीं है, फिर खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा डर थे, जिसकी वजह से खवातीन सामने आती नहीं है, रिपोर्ट अपने इश्यूज नहीं करती है। रिपोर्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली उनको इंसाफ कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखिए सारी बातें नबिया 1 to 1 कनेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें, यहाँ पर आम आदमी को तो इंसाफ मिलते मिलते वैसे भी वक्त लग जाता है, लेकिन अगर हम हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर लेते हैं, साहिवाल इंसिडेंट हुआ, शाहरुख जतोई केस हुआ, और अभी जो रिसेंट जाहिर जाफर केस चल रहा है जिसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया, तो क्या ये एक मतलब डिले नहीं है? देखिए, मेरी बात सुने, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती नबिया कि हर चीज के लिए डिले बिल्कुल है। वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, अंग्रेजी की कहावत है बेसिकली। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक आपको थोड़ा सा इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अगर फर्ज करें आप एक कोर्ट में जा रही हैं, ठीक है, कभी आप फैमिली कोर्ट में जाके देखें, उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, अगर वो इतने उस तरह से कॉग्निजेंट नहीं इश्यूज के बारे में, अगर एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ है वो उसको समझते नहीं है, तो आप उनको ब्लेम भी तो नहीं ना कर सकते। आप ये
देखें, सो आपको हर चीज को एक होलिस्टिक फॉर्म में देखना चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि हमारे सिस्टम में इश्यूज हैं, चाहे वो पुलिस की बुनियाद पर लेवल पर हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर सिस्टम में होती है। लेकिन आपको हर दफा भी आई पर्सनली थिंक बहुत एक नेगेटिव और एक रैंटिंग व्यू पॉइंट देना, वो भी दैट इज अगेंस्ट द सिस्टम। ये मेरे एक चीज है। फातिमा शाहीन साहिबा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी और वो जरा थोड़ी सी जो ब्राइटर साइड है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, दो कि जो फैक्ट्स आए हैं वो एक डार्क साइड शो कर रहे हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम के हवाले से और इंसाफ के हवाले से और कानून के हवाले से। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, ब्रेक का, जिसके बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और जनाब, अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ख़ासकर वो लोग जो किसी मकसद के तहत कुछ गोल अचीव करने के लिए जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, समाज में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो अपनी मुल्क व कौम की इज़्ज़त का ख्याल सबसे आगे रखें। ऐसे लोग बहुत ही कीमती होते हैं और नायाब होते हैं, और एक ऐसे ही नायाब शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी ख्वाजा सरा नायाब अली को भारत ने ख़वातीन ग्लोबल अवार्ड्स के लिए नामज़द किया, मगर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। समाजी कारकुन ने इस अवार्ड को लेने से, वसूल करने से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी ये हम खुद ही नायाब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नायाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ख़वातीन के ग्लोबल अवार्ड्स के लिए आपको नामज़द किया गया, लेकिन आपने ये अवार्ड लेने से इनकार किया, क्यों? सबसे पहले थैंक यू सो मच नबीहा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम, और सच एन इम्पॉर्टेंट इशू जिसको आप हाईलाइट कर रही हैं। देखें, सबसे पहले तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी कुछ नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर बुरी पॉलिसीज़ जिसका कौमों के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। जैसा कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान और अमेरिकन जो फोर्सेस का आप हाल देख लें तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। इसी तरीके से जो इंडियन एट्रॉसिटीज़ इन कश्मीर हैं और इंडियन पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी बुरी हैं कि जिस पे हमारी आने वाली नस्लें भी उस पे उनका इम्पैक्ट रहेगा और बुरा ऑब्वियसली इम्पैक्ट रहेगा। तो जब भी हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो इंसानी हकूक़ जो होते हैं वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ होते हैं। तो हम हमेशा काम इसलिए करते हैं कि हम दुनिया के अंदर कुछ तब्दीली ला सकें, कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज ला सकें। हम इसलिए काम नहीं करते कि अवार्ड्स ले सकें। तो ऑन मोर पर्सनल नोट, जो इस अवार्ड को रिफ्यूज़ करने के पीछे जो मेरा मोटिव ये था कि ये इस इंडिया से अवार्ड लेना इंसानी हकूक़ का, स्पेशली ख़वातीन के जो हकूक़ का अवार्ड लेना ऐसा है जैसे आप नॉर्थ कोरिया से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अवार्ड ले लें, जहाँ पे हम सबको पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं। क्योंकि भारत जो है वो कश्मीरी ख़वातीन के ऊपर इतने मज़ालिम ढा रहा है जो कि हम लोगों से बिल्कुल भी ढके छुपे नहीं हैं। और दूसरी तरफ मुनाफिकाना रवैया इस तरीके का कि दुनिया को ये दिखाना कि हम जो है वो वुमेन राइट्स चैम्पियन हैं, हम ह्यूमन राइट्स चैम्पियन हैं। तो ये एक स्टंट होता है जो कि दुनिया के सामने गुड, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मर्द ख़वातीन पाकिस्तान की नेकनामी के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वी ऑल आर एम्बेसडर्स। तो हम कभी भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को फोरगो नहीं कर सकते। तो और हमें बीइंग एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमें करना भी नहीं चाहिए। तो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड के दुनिया भारत को समझती है कि जो है वो इंडिया इज अ बास्टियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इंडिया जो है वो एक ऑप्रेसिव और वायलेंट रजीम है जो कि ओनली फॉर हिंदूज जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इन अ गुड फेथ, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम,
तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़ा होना इस डिसीजन के साथ बहुत ज़रूरी था। बजाय मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट करके अपना फ़ायदा देखती, बल्कि ये एक वर्ल्ड को सॉलिडारिटी का मैसेज देने के पहले ही आपसे मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आई मस्ट से कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, जहाँ पर लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होकर बड़े बड़े काम करके और एक बड़ी जगह बनाने के बावजूद इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते, वहां पर आपने एक मिसाल कायम की है तमाम देखने वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, और उनको सोचने पर मजबूर किया है। अच्छा, मुझे बताएगा कि जिस वक्त आपकी अवार्ड में आपको नामजदगी का पता चला, क्या आपने ये उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि नहीं, आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए अवार्ड? जब सबसे पहले जब नॉमिनेशंस होती हैं ना, तो नॉमिनेट किसी को भी किया जा सकता है किसी भी अवार्ड के लिए। तो जब नॉमिनेशन हुई और मुझे पता चला, मैंने कहा ओके दैट्स फाइन, दे आर डूइंग जस्ट स्टंट्स, और इस तरीके का कि एक इंडिया पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को किस तरीके से नॉमिनेट कर सकता है। तो आई जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि इस तरह की नामजदगी मुझे इस साल तकरीबन 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो मैं कह रही थी कि ओके ये भी उन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन जब फाइनली दे कॉल्ड मी कि इसको जो है वो हम आपको देना चाह रहे हैं, हम आप इसको एक्सेप्ट करें, हम चाह रहे हैं आप इंडिया आए, इसको रिसीव करें, तो उस टाइम जो है वो एक जज्बा ईमानी दिल में इस तरीके का था कि नहीं, ये जो है वो कि मैंने अपने कौम को देखना है कि मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखना है। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपनी पर्सनल एक इंटरनेशनल प्रोफाइल आपकी हो बहुत अच्छी और आप उसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को चुने, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल मेरे लिए भी था, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो अगर आखिर बेहतर हो तो सब बेहतर होता है। अच्छा ना, आप जी तमाम जो इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी अवार्ड्स होते हैं वो मखसूस मकासद को सामने रख कर दिए जाते हैं। जब भी आपको किसी अवार्ड के लिए आपकी खिदमात की वजह से मुंतखब किया जाता है या नवाजा जाता है, तो आप किन बातों को, किन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को मद्देनजर रखती हैं? देखें, जो मुझे जितने भी आई एम द ओनली ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान जिसको इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सराहा जाता है, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रोग्रेस के हवाले से और जाना जाता है, और पाकिस्तान का हमेशा जो है वो कोशिश हुई है कि पाकिस्तान को एज एन ह्यूमन राइट चैम्पियन हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में दिखाएं। तो जितने भी अवार्ड्स होते हैं, पहले ये होता है कि आया ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, कहीं पे पाकिस्तान के इमेज को कहीं लेट डाउन करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, बिकॉज यू नो इट्स मेरा डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वो जो एक लर्निंग है उसको फिर एनालाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, फिर जो है वो ऑन पर्सनल नोट, क्योंकि आई एम मुस्लिम, तो मैं अपना देखती हूँ कि कहीं हमारे मजहब, आपके इस किए हुए फैसले की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एहतराम करते हैं और आप पर फ़ख्र में ही महसूस करते हैं। नायाब जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान। और जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ हेडलाइन ब्रेक का, जिसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और दाऊद जी हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि अगर आपकी सारी कॉल्स के जवाब हम दे सके तो हम आपका जो वीकली हॉरोस्कोप है वो भी नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करेंगे, और आपका आने वाला हफ्ता महीना कैसा गुजरेगा ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल कॉल्स करने के लिए नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, फ़ोन घुमाइए और अगर सवाल कोई आपका है तो वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा वैसे ये होगा, ख्वाबों की ताबीर की जानिब भी बढ़ते हैं। 2022 कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है वैसे? जी इंशाल्लाह लाजमी अच्छी खबरें हैं, और कमाल बात ये है कि नबिया
कहते हैं कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ज़माने को बुरा कहना है एक किस्म का ऐसा ही है जैसे अल्लाह को कहना है। तो आने वाला हर वक्त जो है या जो भी लम्हा है अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। और आपको पता है कि जो बंदा अल्लाह के ऊपर साबर शाकर हो जाए और उसको पता हो कि अल्लाह ही तमाम मामलात को चलाने वाले हैं, तो हम आने वाले किसी भी लम्हे को गलत नहीं कह सकते। अच्छा, ख्वाबों की ताबीर की हवाले से हकीकत क्या है, फसाना क्या, जरा शेयर कर देते हैं ऑडियंस के साथ। देखें नबिया, ख्वाबों की ताबीर की अगर हम बात करते हैं तो कुरान पाक के दोराहों में जाते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा किस्सा जो है अल्लाह ताला ने ख्वाबों से मुतल्लिक़ ही बता दिया। हर अंबिया को कोई ना कोई खसूसियत दी गई, हर नबी ने किसी न किसी जो है बात को लेके आगे चले। जिस तरह नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया और तमाम जो अंबिया का सरदार बनाकर भेजा, इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर के मुतल्लिक़ जो है इल्म दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी ख्वाबों की ताबीर के मुतल्लिक़ इल्म जानते थे। ख्वाबों की हकीकत के बारे में जो है तारीख़ के दोराहों में अगर हम जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ ऐसी बातें मिलती हैं, जिस तरह के नबूवत का 46वां दर्जा जो है वो ख्वाब को दिया गया। अल्लाह ताला ने किसी भी बंदे को तंबी करनी है या हुक्म देना है उसके लिए, क्योंकि वही का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही आना बंद हो गई। अब एक ही जरिया बचता है, वो है जो ख्वाब की शक्ल में अल्लाह ताला बंदे को जो खबर देते हैं, उस खबर से वो बंदा अपने मामलात में काफ़ी हद तक ख्वाब वाकई इंडिकेट कर सकते हैं आम आदमी को। कोई अगर इस तरह का ख्वाब आता है तो क्या वाकई वो मुस्तकबिल की या होने वाले वक्त की या मौजूदा हालात की कोई किसी किस्म की इंडिकेशन हो सकती है, किसी तरफ इशारा हो सकता है आम शख्स के लिए? देखें, ख्वाब के लिए किसी नेकूकार का होना या बद का होना कोई जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं वो फलाना बंदा जी ऐसी बड़े नेक हमें सच्चे ख्वाब आते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक और बात भी, एक शैतान का भी बहुत बड़ा धोखा होता है। तो क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या ये अल्लाह की तरफ से फिर इशारा होता है बंदों को? देखिए, अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। देखिए, ख्वाब के साथ एक और चीज़ जुड़ी है, ख्वाबो ख्याल। देखिए, एक पत्ता तो अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है गिर नहीं सकता, या पत्ता तो हिल नहीं सकता, तो ख्वाब और ख्याल अल्लाह के हुक्म के बगैर कैसे आ जाता है? ये सब तो अल्लाह ताला का जो है चलाया हुआ निज़ाम है। अब ये है कि ख्वाब और ख्याल, जो लोग तो अपने ख्यालात को भी नहीं छोड़ते कि ख्याल आ गया तो ये भी अल्लाह के हुक्म से है, इसमें भी कोई ना कोई जो है बेहतरी या कोई ना कोई तंबी होगी अल्लाह ताला की तरफ से। तो ख्वाब का तो जिक्र वैसे ही कुरान पाक में आ गया, और ख्वाब को जो है वो लोग इसलिए भी लेते हैं। मगर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं ना भैया, वो ये कि किस तरह किसी के बंदे के ऊपर नजर बद का असर होता है, किसी के ऊपर जादू का असर होता है, मैजिक का होता है। ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कि आपके ऊपर अगर जादू या मैजिक का असर है तो आपको उसी तरह के ख्वाब नजर आएंगे। और फिर एक और चीज़ जो अहम समझने वाली है कि अगर किसी के ऊपर जो है असरात नहीं है मगर उसका खाना पीना नहीं ठीक, मिसाल के तौर पे वो ज़्यादा खाना खा के सो जाता है, तो जो नफसानी सोचें होती हैं वो भी ख्वाबों में आती हैं और बंदा समझता है कि शायद ये मेरे ख्वाब हो। मगर जो हकीकत ख्वाब आता है ना, वो इंसान को पता चल ही जाता है कि ये ख्वाब जो है मेरी जो है इसकी ताबीर पूछनी चाहिए और इसकी ताबीर क्या होनी चाहिए, क्या ये मेरे मामलात में मददगार होगा या नहीं होगा, या बंदे को कुछ भी जो उसके ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं उसमें इंडिकेशन मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, और ये इस तरह का इनाम है कि बंदा अपने मामलात को अल्लाह ताला से डिस्कस कर सकता है। अच्छा, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, मैं अक्सर परेशान हो जाती हूँ कि कोई ख्वाब आपको अच्छा नहीं लगा या आपकी फैमिली में से किसी ने ख्वाब देखा, तो सुबह उठते सबसे पहले शेयर फैमिली के मेंबर्स करते हैं कि भाई बहुत बुरा खौफनाक ख्वाब देखा रात को, तो वो एक परेशानी जहन में तारी हो जाती है, दो कि चाहे नहीं भी मत बताओ, मत सुनाओ। तो क्या ऐसे ख्वाब पे जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बड़ा खौफनाक है, उस पर परेशान होना बनता है, या सदका खैरात अगर किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है अगर वसवसा दिल में आ गया है? देखिए, अगर तो बुरा ख्वाब आए तो उसका सबसे अहम तरीका है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा पढ़ लें, और अपने बाएं तरफ थूक दें। थूकना नहीं, बेसिकली ये इशारा करना होता है। और अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए तो कोशिश करनी चाहिए नबीहा कि किसी को वो ख्वाब मत बताएं। यानी कि आप, कई लोगों की बड़ी आदत होती है कि जैसे ही कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो अपने घर वालों को बताने शुरू कर देते हैं, अपने हमसायों को बताना शुरू कर देते हैं, अपनी दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए। अच्छा, ठीक है, आपने बोला कि बुरा ख्वाब नहीं बताना, तो मैं आपसे पूछूंगी प्रोग्राम में आगे चलकर, तो क्या अगर कोई अच्छा ख्वाब देखें
तो क्या वो बताना चाहिए? लेकिन उससे पहले जनाब मुल्तान से फौजिया ने कॉल किया, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फौजिया की कॉल ड्रॉप हो चुकी है और जितने भी लोग हमें प्रोग्राम में अभी कॉल करने वाले हैं उनको हम ये पैगाम दे दें कि आपने टीवी की आवाज़ कम करके फ़ोन पे सिर्फ हमारी बात सुनिए, अदरवाइज़ आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो सकती है। जनाब बुरा ख्वाब तो शेयर नहीं करना, ये आपने बता दिया। फौजिया है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, गुड मॉर्निंग। कॉल ड्रॉप हो रही है, 2 बार कॉल ड्रॉप हुई है फौजिया, तीसरी बार ट्राई करें, आपका नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा जी, बुरा ख्वाब मत बताएं, तो क्या फिर अच्छा ख्वाब बता दें? देखिए, बुरा ख्वाब मत बताएं का मतलब ये नहीं कि ये ख्वाब जो है वो हर किसी को बताएं। जो साहिबे इल्म हो, जो इसकी अच्छी ताबीर कर सकता हो, उसको ज़रूर बताएं, ताकि वो उसकी ताबीर ऐसी निकाले कि अगर आपको कोई तंबी है, कोई आपको रोका गया किसी काम से, तो वह आप उससे रुक जाएं और आपके मामलात में बेहतरी हो जाए। अब दूसरी बात कि जी अच्छा ख्वाब बताने, तो अच्छा ख्वाब जरूर बताना चाहिए। और अच्छा ख्वाब शेयर कर मगर सकते किन हैं? लोगों को बताना चाहिए? करीबी लोग वो लोग हैं जो आपके जो है वेल विशर हों, जो आपके बारे में अच्छे जज्बात रखते हों। हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा जी, सवाल आया है कॉलर का कि ख्वाब में हमेशा गंदा पानी दिखाई देता है जी, तो इसकी ताबीर क्या मुमकिन हो सकती है? देखें, गंदा पानी देखना जो है वो अपने कोशिश करनी चाहिए अमाल की तसहीह। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और अपने ख्यालों को पाक और साफ रखें, कुरान पाक की तिलावत और नमाज़ों की पाबंदी करें। यानी कि ये बद असरात हैं, आपकी ऐसी सोचें हैं जो आपके रास्ते जो है वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। तो कोशिश करनी, साफ पानी जिस तरह देखना, खैर व बरकत। और अच्छा, एक ख्वाब ये भी इससे आ रहा है कि जिस तरह से सैलाब की कैफियत देखी जा रही है, पानी इर्द गिर्द लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये भी किस तरह का ख्वाब है? तरह की अगर सैलाब है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अल्लाह ताला मुश्किल में डालेंगे और मुश्किल में आएगी मुश्किल, मगर अल्लाह आपको ऐसे ही निकाल लेंगे और आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। देखिए, ख्वाबों की ताबीर जो है, एक इसमें काफ़ी चीज़ों का अमल दखल होता है। इसमें आपके जो ज़हनी सलाहियतों का भी, फिर आपकी वो जो चीज़ें, फिर आपकी सौमो सलात, फिर आपकी अखलास का बहुत अहम अमल दखल होता है। ये जो इल्म है, इसमें कुछ लोग वज़ाइफ करते हैं, कुछ अमलियात करते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के टिपिकल वज़ाइफ किए जाते हैं, जिससे पढ़ के रूहानी तौर पर पता चल सकता है कि बंदे ने कौन से ख्वाब देखे और इन ख्वाबों की क्या ताबीर हो सकती है, इनको कैसे लिया जा सकता है। ये प्रैक्टिस से भी इसमें बेहतरी आती है। और फिर एक और बात, ये अल्लाह ताला से की तरफ से वदियत किया गया इल्म है, जो बाज़ औक़ात होता है कि कई लोगों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है, उनको पता चल जाता है कि छठी हिस्स का भी ताल्लुक है ख्वाबों के साथ। शऊर और लाशऊर दो ताकतें हैं। शऊर वो चीज़ जो हम बज़ाहिर देख रहे हैं, लाशऊर वो जो हमारे दिमाग में चल रहा है। जब बंदा सोने की तरफ जाता है, सोता है, तो लाशऊर जाग जाता है, फिर लाशऊर में जो चीज़ें होती हैं वही आ रही होती हैं ख्वाब की शक्ल में। तब फिर बंदे को जो है वो इशारे होते हैं, उन इशारों से बंदा फ़ायदा पाता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदे की जूती देखता है, तो जूती देखना ऐसे होता है कि जैसे बंदे का रिश्ता जो है वो मिल जाता है। फिर बंदा जो है वो शेर देखता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ, शेर पीछे लगा हुआ तो दुश्मन लगा हुआ, अगर सांप पीछे लगा हुआ है तो भी दुश्मन लगा हुआ है, अगर सांप को काबू कर रहा है तो दुश्मन को काबू कर रहा है। वाज़े इशारे खुद ही बंदे की फीलिंग्स में भी आ जाते हैं। और अगर जो बंदा ख्वाब देखता है तो उसकी फीलिंग्स खुद बताती है कि ये मैंने ख्वाब अच्छा देखा है, अब इंशाल्लाह इसका नतीजा अच्छा होगा। मगर हयूदो क़यूद और वाक़यात को लाजमी जो है देखा जाता है कि किस पस मंजर में देखा गया, क्या रात के पहले पहर में देखा गया, क्या रात के दूसरे पहर में देखा गया। उसका क्या फर्क है अगर देखिए पहले पहर में या दूसरे में? अगर 12 बजे से के करीब जो लोग सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो उसकी तबीर अक्सर देर के साथ जो है वो आती है सामने। और जो लोग जो है वो तहज्जुद के वक्त ख्वाब देखते हैं, उनकी तबीर जल्दी वाक़ई हो जाती है, 1-2 साल के अंदर अंदर। और तहज्जुद के वक्त का जो ख्वाब है वो एक या 2 दिन में भी उसकी तबीर अल्लाह ताला कर देते हैं। तो ये वक्त का जो है तयन बहुत होता है, जिस तरह वक्त का तयन अशराक का कहा जाता है कि जो सुबह के वक्त का ख्वाब होता है वो हकीकत पे मबनी होता है। ये सबको पता भी है, क्योंकि एक तो ये कि सुबह से मुराद फजर के वक्त। एक तो ये कि रात को बंदा, ये नहीं है कि अगर आप सुबह फजर के वक्त सो रहे हैं और आपकी सुबह जो है वो 1-2 बजे, तो वो नहीं प्लस ये कि नबिया जिस तरह ख्वाब को अगर हम इस्तिखारा के साथ जोड़ लें, दुआओं के साथ जोड़ लें, अगर इस्तिखारा लोग करते हैं अपने कामों से मुतल्लिक, तो उसमें भी ख्वाब की तरफ ही ध्यान होता है कि 3 दिन का इस्तिखारा किया जाए और ख्वाब में पता चले किसी न किसी के साथ शादी करनी है या कोई कारोबार करना है या शराकतदारी करनी होती है। आपने ये टची जो है वो और बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट की तरफ आपने प्रोग्राम का सेगमेंट अभी मोड़ दिया, और वो इस्तिखारा।
अच्छा, ये मेरा सवाल हमेशा जहन में रहता है कि शादी ब्याह के मामलात हो गए, या कारोबार किसी के साथ शुरू करना है, या नौकरी अपनी तब्दील करनी है, या कोई भी पैसों के लेन देन का मामला है, तो ये जो इस्तिखारा हम दूसरे लोगों से करवा लेते हैं कि बड़ी नेक बीबी हैं तो चलें जी उनसे इस्तिखारा करवा लें, ये क्या दुरुस्त अमल है बजाय खुद करने के हम जो लोगों से करवाते हैं? देखें, इस्तिखारा नबिया अल्लाह ताला से मशवरा है, और सबसे मशवरा हम खुद ही कर लेते हैं, हमें खुद ही करना चाहिए। अहम तो ये है ना कि जिस बंदे ने अल्लाह ताला से मशवरा करना है वो समझता है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला से रहनुमाई लेना हर बंदे का हक बनता है। और अगर हम खुद कर लें तो मैं जो समझता हूँ वो ज़्यादा अफजल है कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के कि या अल्लाह मैं जितना भी गुनाहगार हूँ, जो भी मेरी जो है गुनाह हो गए हैं, मगर तू मुझे सही खबर दे। इस्तिखारा की दुआ पढ़ के बंदा सोए और अल्लाह ताला से मशवरा करे। अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता होगा कि मेरा बंदा जिसको मैंने बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया मुझसे मशवरा कर रहा है, मुझसे बात पूछ रहा है, तो अल्लाह ताला को ये अदा कितनी पसंद होगी। और फिर अल्लाह ताला से मशवरा किया, और कमाल बात कि आप जब अल्लाह से इस्तिखारा करते हैं या पूछते हैं तो इस इस्तिखारा में जिस काम को आप कर लेंगे उसमें खैर ही खैर है। ठीक है, ज़बरदस्त बात। और इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे छोटे से वक्फे की जानिब। और अगर आप भी अपने सितारे या मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में है, प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। दाऊद जी इज स्टिल हियर, सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा इस हवाले से आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं, आपका सवाल सामने रख सकते हैं। जी दाऊद जी, आगाज़ करें हम लोग? जी लाजमी, हमारे पास हॉरोस्कोप है और हॉरोस्कोप हम लाजमी करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो एरीज स्टार से हमारे हॉरोस्कोप का तल्लुक है, और एरीज को हम देखते हैं कि बुर्ज एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये इसको आज हम नबिया बड़ी डिफरेंट तरीके से करने लगे हैं, और ये आपको लाइव बताएंगे हम कि आप इस वीक में, आने वाले वीक में एरीज वाले क्या करने जा रहे हैं और उनके मामलात में किस तरह की मदद रहेगी। तो देखते हैं एरीज का मंडे से लेके संडे तक का आने वाला हफ्ता। ठीक है, थ्रू कार्ड्स जो है वो आज आपकी किस्मत का हाल और आपका हफ्ता जो है वो हम शेयर कर रहे हैं इन नियो पाकिस्तान। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नंबर घुमाइए, फ़ोन उठाइए और आप कॉल कर सकते हैं। नबिया, एरीज वालों का जो आगाज़ है वो थोड़ा सा अपने मामलात को अगर लेके जाए तो गुस्से से, परेशानी से हो सकता है, और काफ़ी हद तक इनके मामलात में डिस्टर्बेंस आ सकती है आगाज़ में। मगर दरमियान वाला हिस्सा जो है एरीज वालों का वो शादी से रिलेटेड मामलात और काफ़ी हद तक चीज़ों में काफ़ी मदद और काफ़ी तक आसानियाँ नज़र आती हैं। और तीसरा जो एरीज वालों का हिस्सा है वो थोड़ी सी उदासी और थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मगर एरीज वालों के लिए कमाल बात के जिन लोगों की शादी से मुतल्लक मामलात हैं उनको काफ़ी हद तक आसानियाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एरीज वाले इस वीक में अगर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लेते हैं तो काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। और दूसरा, एरीज वाले इस वीक में ब्लैक और वाइट कलर का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। और एरीज वाले ब्लैक अकीक का इस्तेमाल करें, पहने तो भी इनके लिए काफ़ी हद तक आसानियाँ और बेहतरियाँ ठीक है जी, अगले सितारे के जानिब बढ़ते हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है टॉरस है। टॉरस है जी, टॉरस। ये आपने थोड़ी सी मुझे करनी है कि नेक्स्ट हॉरोस्कोप, क्योंकि मैंने कार्ड्स को चेक करना है और आपने नेक्स्ट टास्क के बारे में बताना है कि इस वक्त टॉरस वालों के क्या मामलात रहेंगे। ये टैरो कार्ड से आपने कभी वीकली हॉरोस्कोप देखा? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं जनाब। हाँ जी, और जो लोग इसकी प्रेडिक्शन सुनेंगे उनको कमाल का जो है इसका पता चलेगा। तो जरा जो टॉरस वाले हैं, हम तीनों हजरात जरा दिल थाम के बैठे हैं, आपके कार्ड्स निकलने वाले हैं। टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? और हमारे सेट के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने सितारों का इंतजार इस वक्त कर रहे हैं, सब खामोशी से सुन रहे हैं। जी जी, लास्ट में कार्ड्स आपने रखे हैं। अच्छा, टॉरस वालों के लिए इस वीक में जो है घर से मुतल्लिका मामलात में बड़ी बेहतरी रहेगी। अगर टॉरस वाले अपने घर के मामलात को देख सकते हैं, अपने घर वालों को चेक करें तो उनको काफ़ी हद तक आसानियाँ, और खासकर जो अपने रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक होना चाहते हैं, जो शादी से मुतल्लिका काम करना चाहते हैं, ज़रूर करें, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और मंगल और बुध को थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी टॉरस
टॉरस वालों के। और ये जो नेगेटिविटी है इसको ये ख़त्म कर सकते हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी काफ़ी इनके मामलात में बेहतरी आ सकती है और आसानियाँ भी होंगी। मगर थर्ड ऑफ द पोर्शन जो है उनको कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब से मुतल्लिक़ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, CV जिन्होंने जमा करवाई है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हालात में बेहतरी आ सकती है। और टॉरस वाले इस वीक में रेड, पिंक और वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूबी जेमस्टोन इनके लिए बेहतर है, मगर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए ये ट्यूसडे वाले दिन किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का ये सदका कर सकते हैं। उसके ऊपर ये आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। ब्लैक कलर की चीज़ में बुने हुए काले चने आ जाते हैं, ब्लैक मिठाई में गुलाब जामुन आ जाते हैं, उनका सदका कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन। अगला बुर्ज है जी कैंसर, यानी कि सरतान। हाँ जी, बुर्ज सरतान। ये वाटर के साथ अलग होता है और कैंसर वालों की खूसियत ये होती है कि पानी की तरह बह जाते हैं, हर किसी के साथ एतबार कर लेते हैं, जज्बाती भी होते हैं। तो कैंसर वालों के लिए हम देखते हैं कि कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मैं आगे ना कार्ड भी इंडिकेट करूंगा। ठीक है। कैंसर वालों जी, ये देखिए जी, कैंसर वालों के पास इस वीक में खबरें ही खबरें हैं। अच्छा। और काफी खबरें कामों से मुतल्लिक़ हैं, चीजों से, स्टूडेंट्स के लिए। कैंसर है वो तैयार हो जी, ये देखें ना, कैंसर वालों का अगर फर्स्ट कार्ड लेते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे डायरेक्टर साहब का भी कैंसर है, तो जरा गौर फरमाइएगा। जी जी, इनके पास अपॉर्चुनिटी है और ये काम के आइडियाज हैं, मामलात में बेहतरी है। और कैंसर वालों का जो नेक्स्ट जो है पोर्शन, उसमें यह है कि ये सफ़र की हालत में कहीं जा सकते हैं। इनको सफ़र आ सकता है कामों से मुतल्लिक़ा, चीज़ों से मुतल्लिक़ा, और ये पॉजिटिव सफ़र है और काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। और थर्ड पोर्शन में अगर हम टैरो कार्ड से देखते हैं तो आइडियाज़ हैं कैंसर वालों के पास। ये आइडियाज़ इनके मामलात में बड़े मामून साबित हो सकते हैं। इस वीक में कैंसर वाले ब्लैक और वाइट, इन दो कलर्स का सदका भी कर सकते हैं और काफी हद तक इनके मामला जरा क्विकली करेंगे ताकि सारे सितारे कवर हो जाए। अगला सितारा जेमिनी गालिबन। जी जी, जेमिनी वालों को हम देखते हैं कि जेमिनी वालों का ये वीक कैसा रहेगा। क्विकली हम करेंगे ताकि हम 12 सितारे जो हैं वो सारे के सारे आपके सामने रख सकते हैं। जेमिनी वाले इस वीक में एक तो टेलीफोनिक राब्ते बढ़ेंगे इनके, ठीक है, और ये रवाबत इनके पुराने राब्ते भी बहाल हो सकते हैं, और रुके हुए काम जो है वो आपने कैसे कमाल, आपको कैसे पता चला? ये कैसे? मैंने आपकी बात से कंटिन्यू की है। ये देखे दरमियान में कमाल, नबीहा भी माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी काफी समझती हैं। रुके हुए काम है और डेथ जिस तरह है, रुके हुए काम। और एक कमाल बात आपके लिए, जेमिनी वालों के लिए, आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है, उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकती है और काफी हद तक आपके मामलात में बेहतरी भी आ सकती है। अगला सितारा जिसको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार भी कंसिडर किया जाता है, लियो। लियो बुर्ज शेर के निशान, सितारा शम्स, शेर। और ये शेर जो होते हैं ना, शम्स वाले, जहां भी जाते हैं अपने आप की पहचान करवा देते हैं कि हम हैं। तो लियो वालों का देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बस डिसीजन लेने में थोड़ी सी जो है ना वो जरा कंफ्यूजन का शिकार दिखाई नहीं, ये शादी से मुतल्लिका, घरेलू माहौल से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका मामलात के ऊपर तवज्जो रहेगी इनकी। और स्ट्रॉन्ग किस्म का इनका सफर भी है, मगर थोड़ी सी इनके साथ चीटिंग हो सकती है। लोग चीटिंग से कि इनके धोखा, लोग के इर्द गिर्द जो लोग हैं इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इनके कामों को रोक सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। मगर शादी से रिलेटेड मामलात में इनकी मदद है। जिन लोगों की शादी से मुतल्लिक मामलात रुके हुए हैं, काफ़ी हद तक आसानियाँ रहेंगी। और इस वीक में अगर ये दुर्रे नजफ जेमस्टोन भी पहन लेंगे तो मामलात में आसानियाँ, काले रंग का है। जी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्गो है जी, मेरा सितारा है, तो ये तो हम तफसील से शेयर करेंगे। विर्गो मट्टी के साथ तल्लुक है, आपको पता है। हाँ, और आप लोग अपनी फैमिली, अपने घर वालों को, और खास बात कि आप अपनी मोहब्बत में किसी को नहीं आने देते, और जिससे मोहब्बत करते हैं उससे टूट के करते हैं। विर्गो वालों का वैसे ही, और उसको भी मैं बताना हूँ, साथ साथ मैं खसूसियत भी बता रहा हूँ, क्योंकि विर्गो वाले चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए। विर्गो वालों के आने वाले बुर्ज सुमला के देखते हैं कि क्या आने वाला हफ्ता कह रहा है। बुर्ज सुमला का आने वाले हफ्ते के बारे में बताइए। अच्छा जी, एक तो जॉब ऑप्शन आ सकती है, कामों से मुतल्लिका। वाह 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 वाह, ठीक है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पैसे रुके हुए हैं तो पैसे मिल सकते हैं, फैमिली रुकी हुई है तो वो मिल सकती है। सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि आपने इस वीक में कोशिश करनी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत से मुतल्लिका कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से करना विर्गो वालों ने। और ये है कि पॉजिटिव रहें और कोशिश ये करें अपना जो ज़्यादा वक्त है अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की, क्योंकि रूहानी कुछ फीलिंग्स फील होंगी, उसको अगर आप गुजारेंगे। और पानी का सदका विर्गो वालों के लिए बेहतर रहेगा। और विर्गो के वैसे मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं भाई, पैसों के मामले में मामला अच्छे जा रहे हैं। तमाम सुमला हजरात और खवातीन सुन लें। अगला सितारा है जो लिब्रा वालों का देखते हैं जी आने वाला हफ्ता कैसा रहे। लिब्रा वाले जो है, एक तो एक इनके पास काम आया हुआ है,
काम काफी ज्यादा आया हुआ है, ये अपनी मर्जी करना चाहते हैं काम में। अच्छा। और ये मर्जी जरूर करें मगर सोच समझ और मशवरे के साथ करें। शादी से रिलेटेड मामला जो है इनके वो जरूर होंगे और कहीं शादी पे जा सकते हैं। और एक खास बात लिब्रा वालों के लिए कि अगर ये किसी बड़े काम में हाथ डालते हैं लिब्रा वाले, तो काफ़ी हद तक लिब्रा वालों को मदद मिलेगी और आसानियां रहेंगी। और इस वीक में रेड, ब्राउन और वाइट ये कलर्स का सदका भी कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। लिब्रा वाले इस वीक की प्लानिंग अच्छे तरीके से करें क्योंकि आने वाले दिनों में इनके हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, अगला सितारा है हमारे पास स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, इसका साइन पता है आपको? बिच्छू। बिच्छू, और ये भी वाटर साइन से तल्लक है इनका। अच्छा। देखिए 4 सितारों की तरतीब होती है ना, इसमें 4 जो हैं वो मट्टी के साथ हैं, 4 आग के साथ हैं, 4 हवा के साथ हैं और 4 जो है आग के साथ हैं। तो स्कॉर्पियो वालों का देखते हैं, स्कॉर्पियो वाले लोग ज्यादा मीडिया के साथ भी तल्लक होते हैं। बिच्छू बना हुआ तो क्या खतरनाक? नहीं खतरनाक ऐसी बात नहीं है, लोगों ये एक साइन है, साइन है बस। ठीक है, स्कॉर्पियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो वाले तो इस वीक में बल्ले बल्ले भी है मगर ये है कि पॉजिटिव रहना है। बल्ले इस तरह के आप अपनी फैमिली को वक्त दें, घर वालों को वक्त दें। काम बेशुमार आ रहा है, काम आप करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जॉब ऑप्शन आ रही है, रुके हुए काम, घरेलू खवातीन के लिए बेहतरीन वक्त अपने मियाँ को सुधारने के लिए और मियाँ से पैसे निकलवाने के लिए बड़ा अच्छा। वाह 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 वाह। और स्कॉर्पियो के वैसे भी हालात जो है अब पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। और स्कॉर्पियो वाले अगर पानी जो फिश होती हैं, फिश में कई लोग स्कॉर्पियो वाले घर में फिश पाल लेते हैं, अगर फिश को जो है वो अनाज देंगे तो उनके रिज़्क में बरकत हो सकती है। और स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में अगर पढ़ना चाहें तो आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, हमारे ऑफिस के बेचारे जो बच्चे हैं वो दूर खड़े ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे उन्हीं के लिए सितारा बताया जा रहा है। अच्छा जी, अगले जाने पढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न वालों स्ट्रॉन्ग स्टार कंसीडर किया जाता है। लोगों का स्टार है, मर्द और खवातीन बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स के मालिक होते हैं। जी और बड़े कामयाब लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। उनके मामलात में भी बड़ी अल्लाह की मदद रहती है। कैप्रिकॉर्न वालों को देखते हैं कि आने वाला कैप्रिकॉर्न वालों का हफ्ता कैसा रहेगा। और नबिया आप तो परेशान हो रही थी कि वीकली और जो है शायद मुकम्मल ना हो, लेकिन हम करीब पहुंच हमने कर ही लिया। और जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं इस वीक में थोड़े से डबल माइंडेड होंगे। अच्छा। एंड पे होंगे मगर शुरू में मामला में बड़ी बेहतरी रहेगी, कामयाबी रहेगी, हालात में बेहतरियां, पैसे से मुतल्लिका मामला दूर होते हुए नजर आते हैं। जिस पे एतबार करते हैं कोशिश करें उसको अपने राज की बात, दिल की बात ना बताएं, अपने तक रखें। और अपने जो इनके मामलात हैं जिनके यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, घर से मुतल्लिक या जिससे मोहब्बत करते हैं, कोशिश करें अपने तक मामलात रखें, किसी से डिस्कस ना करें ताकि कोई बड़ी परेशानी ना आ सके। और इस वीक में ये लोग पानी ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बुर्ज जदी जी कैप्रिकॉर्न तो जब बुर्ज जदी हो गया, अब हमारे पास एक्यूरस बुर्ज एक्यूरस वालों का देखते हैं जी थीम ऑफ द वीक। बुर्ज दिलो वाले इस वीक में क्या करेंगे? बुर्ज दिलो एक्यूरस वाले जज्बात, स्पीड, यानी कि अपने मामला ये बड़ी एक्वेरियस के साथ जज्बात भी रखते हैं। जज्बात भी क्यों, आपका क्या ख्याल है? जो है वो बगैर जज्बात के ऐसी बात नहीं है। और ये अपने कामों में बड़ी मदद भी फील करेंगे और बड़ा कुछ इनके लिए करने वाला है। बड़े बड़े कामों में हाथ डालेंगे, बड़ी देर के बाद इनके हालात में बेहतरी और आसानियां रही हैं। अगर ये क्यूरियस वाले जो है लाइट ग्रीन और वाइट और लाइट ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरी रहेगी। और अगर ये लोग सदके के तौर पे रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं तो सैटरडे के दिन आखिरी सितारा है जी पाइसेस क्विकली बताएंगे। और पाइसेस वालों का लाजमी जी, पाइसेस वालों का हफ्ता कैसा रहेगा आने वाला? बुर्ज हौत नेपच्यून, जिनका साइन है मछली। ये जी खुशियां आएंगी, हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, चीजों में काफी हद तक तब्दीली है। मगर ये चीजें इनके माइंड की जो है ना वो सिस्टम बदल जाएगा। पाइसेस की 60 भी चल रही है गालिबन। हाँ जी, कुछ है ऐसी प्रॉब्लम, डबल माइंडेड है। अच्छा। कि अपने मामला से मतलब कैसे मामला ठीक करें और कैसे, अगर ये सारसती दूर करना चाहते हैं इनके लिए बड़ा एक खास अमल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 121 मरतबा 7 के 7 दिन पानी के ऊपर दम करके पी लें इंशाल्लाह, क्योंकि करने वाली जात तो नबिया अल्लाह की है। सितारे इंडिकेट करते हैं, हतमी नताइज तो अल्लाह ताला के हाथ हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी करना है। देखें हर बंदे का अपनी अपनी होती है सोच, मगर करने वाली जात तो अल्लाह की है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, 12 सितारों का हाल आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन में लिए चलेंगे, साथ रहिएगा। पाकिस्तान
वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अनम आज मीठे में कोई ड्रिंक बनाने जा रही हैं, ये मुझे देखकर अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन क्या बनाने जा रही हैं ये मैं नहीं जानती। तो सीधा चलते हैं जनाब अनम शेख के पास किचन में और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग, कैसी है नबी? ठीक है, वैसे मॉर्निंग का टाइम तो अब वैसे अब निकल रहा है। हाँ निकल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आज हम बनाने जा रहे हैं जी रूह अफ़ज़ा के साथ अनार सोडा। बड़ा ही आपको पता है कि अनार आ गए हुए सीजन में और खट्टे मीठे अनार आए हैं। मेरे वैसे फेवरेट जो है वो ये रेड वाले अनार होते हैं, लेकिन बड़ी मैंने मेजोरिटी को सुना है कि व्हाइट वाले अनार बड़े पसंद होते हैं। क्योंकि डेंगू का भी सीजन है और अनार का जूस जो है आपको पता है कि वो कितना जबरदस्त है तमाम पेशेंट्स के लिए। तो भाई अनार जो है वो दिल खोल के उसका जूस आप पिए। और आज अनम भी कुछ इसी के साथ रेसिपी करने वाली है। रेलेवेंट जो है हम एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि सिंपल हमारे इंग्रेडिएंट्स है, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल हमने 1 कप के करीब जो है अनार लेने हैं, उसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, उसमें थोड़ा सा वाटर जाएगा, ठीक है। उसमें हम हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे और हमदर्द की हनी ऐड करेंगे। और हमदर्द के हनी के जो फवायद हैं वो बेतहाशा हैं। बिल्कुल, आजकल आपको पता है सीजनल फ्लू और खांसी नज़ला जुकाम भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में गर्म पानी में अगर आप हमदर्द का शहद इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल, क्योंकि शहद के अंदर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ी खासियत डाली हुई है और ऊपर से जब आपको इतनी अच्छी हमदर्द की शहद मिल जाती है वो भी प्योर फॉर्म में, तो फिर वो और आपके लिए इफेक्टिव होती है। अच्छा, सिंपल मैं आपको बता रही थी, उसमें हम डालेंगे सोडा, डालेंगे कोई भी व्हाइट सोडा आप डाल सकते हैं या कोई भी स्पार्कलिंग। अगर आप सोडा स्किप करना चाहते हैं तो आप स्पार्कलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल। अच्छा अनम, सबसे पहले अनार हमें नजर आ रहे हैं, रेड अनार आपने रखे हैं। ये रेड वाले अनार है, इसको मैंने सीडलेस करवा ली। ये तकरीबन 2 बड़े वाले अनार है। 2 बड़े अनार, ठीक है, 2 बड़े अनार है। इसके अंदर हाफ टीस्पून के करीब जो आएगा काला नमक, ठीक है। तकरीबन 1 कप के करीब, मतलब आधा कप के करीब जो है इसमें पानी जाएगा, जो सिर्फ इसको ब्लेंड करने के लिए। हम डायरेक्टली हमारे इसमें शेकर में ऐड करेंगे। जी, शेकर में ऐड करेंगे डायरेक्टली। उसके बाद हमदर्द का उसमें रूह अफ़ज़ा जाएगा और साथ में हमदर्द की हनी जाएगी। ये 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, क्योंकि हम चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे। थोड़ी सी खटास और मिठास इसकी होगी, बाकी मिठास तो ये बड़ा खट्टा मीठा ड्रिंक बनने वाला है। खट्टा मीठा ड्रिंक बनने वाला है। अच्छा, एक और मुझे बड़ी अच्छी सी एक रेसिपी आ रही थी, इधर मैं खड़ी हुई थी, तो अब ये रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा है उसके साथ जो है अनार का वो भी शेक भी बना सकते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा सा एक मज़ेदार सा बनता है वो। अच्छा नबिया, ये 1 कप के करीब जो है मैं इसमें अनार ऐड करी। अच्छा, मैंने पानी जो है पहले से थोड़ा सा आपने ऐड किया हुआ है। 2 कप अनार में आपने कितना पानी ऐड किया है? तकरीबन 1 कप के करीब जो है मैंने 1 कप आपने पानी ऑलरेडी ऐड किया है। ठीक है, अब आप सोडा इसमें ऐड करने लगी हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पहले लेमन जूस ऐड करूंगी। ओके, अगर गला खराब है या सेंसिटिविटी है तो आप स्किप कर दें, तो आप अवॉइड कर दें। उसके बाद इसमें जाएगा काला नमक। काला नमक अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी सॉल्ट आप चाहे ऐड कर लें। जी बिल्कुल। उसके बाद ये थोड़ा सा टू टेस्ट जो है इसमें चला गया है ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद इसमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जाएगा। रूह अफ़ज़ा कितना आप ऐड कर रही हैं? इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैं रूह अफ़ज़ा के। और रूह अफ़ज़ा ऐड करने से इस ड्रिंक का कलर भी बहुत अच्छा, कलर और टेस्ट अनम, टेस्ट प्लस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है खुशबू। क्योंकि जब आपने पीने से पहले उसको स्मेल करना है, स्मेल करने से पहले आपने उसको देखना है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमारा हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा बड़ा जबरदस्त। मजे की बात यह है कि अभी थोड़े से चूंकि सीजन इस तरह का कि अनार जरा खट्टे आ रहे हैं। हाँ जी, तो रूह अफ़ज़ा ऐड करने से जो वो खटास उसकी है वो कम हो जाएगी और मिठास उसमें ऐड हो जाएगी। बिल्कुल, और मिठास जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें हमदर्द की जो हनी है वो बहुत अच्छा सा इसका एक तो फ्लेवर बड़ा रिच करेगी, प्लस जो है वो जो खटास वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल ही जो है बैलेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल हमदर्द का जो ऑर्गेनिक ये जो शहद है वो आपको मुयस्सर है, आप ले सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून के करीब जो 1 टेबलस्पून आपने ऐड किया, चीनी की जगह हमने शहद ऐड कर अच्छा जी, अब क्योंकि आपको पता है आइस है ये, अगर आप जैसे आपको पता है कि वेदर आजकल चेंज हो रहा है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। अगर फ्रिज में अनार पड़े हैं और वो ठंडे हैं तो आपको, और पानी भी अगर आपने थोड़ा सा ठंडा ऐड किया तो बिल्कुल ही आपको आइस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ एज अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ, अदर देन वेदर के हिसाब से। कहते हैं ना कि ठंडे में भी जो है वो ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही और है। बिल्कुल, हाँ। अक्सर लोग बहुत ज्यादा आइसक्रीम्स वगैरह एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं कि समर्स में इतना मजा नहीं आता जितना विंटर्स में अच्छा लगता है। विंटर्स में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं आपको ये बोल रही थी कि मुझे विंटर्स में मार्गरीटा पीने का बड़ा मजा आता है। हाँ। तो उस हिसाब से आप इसको जो है अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मतलब वेदर अकॉर्डिंग आप आइस ऐड कर सकते हैं।
जी अनम, हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है। जी नबीहा, टाइम चूंकि कम है तो हम जरा सर्विंग कर देते हैं ग्लास में। तो अब अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी इस तरह भी डाल सकते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा जो है हाफ इस तरह डालूंगी और हाफ इसमें जो है हम सोडा ऐड करेंगे। रेडी, बस 1 मिनट में सोडा ऐड करिए। सोडा हम इसमें लास्ट ऐड कर रहे हैं और ये ड्रिंक आपका रेडी हो चुके। सोडा इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ऐड ना करें। अनम थैंक यू सो मच, वेलकम नबिया, कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो फ्रेश अनार और रूह अफ़ज़ा का जो ड्रिंक है आपने वो रेडी किया है। प्रोग्राम का जनाब वक्त हुआ चला जाता है यहाँ पे ख़त्म। कल होगी आपसे मुलाकात, बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।